मुझे 15 मई को बुला के जरदारी साहब ने कहा 2013 में, मिस्टर सैदी, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, वी नो यू, बट यू आर नॉट फिट टू बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध। आप इस खैर के MNA, आपको पता है गड्ढीबाड़ी क्यों बनी थी? तो वो तो रास्ता देना था ना, पीछे से घूमने के जाने के बजाय बीच में से किसको शॉर्टकट बन गया ना रास्ता। किसको रास्ता देना था? उर्दू स्पीकिंग ऑफ औरंगी के बिहारियों को, नाजाबाद उर्दू स्पीकिंग। लाहौर की मेट्रो बनती है, चीफ मिनिस्टर बनाता है। बिल्कुल ठीक। पेशावर की मेट्रो बनाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रंटियर। बिल्कुल ठीक। कराची की मेट्रो फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाए? आप मुझे सिंध का एक फाइनेंस मिनिस्टर बता दें जो कभी नॉन सिंधी रहा हो स्पीकिंग। कराची की हर मेजर एंट्रेंस पे पठानों का एक आर्म्ड कंट्रोल है। ये क्या कहानी है? पठान आबादी इत्तेफाक से नहीं, इत्तेफाक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, इसलिए वो सारी जगह इत्तेफाक नहीं है, वहाँ असला है। अगर कराची का कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई बंदा कराची के इकोनॉमिक जेनोसाइड के ऊपर UNO में दरखास्त डाल देता है तो आप क्या करें? वेरी डेंजरस। परपेट्रेटर कौन आएगा फिर? बहुत डेंजरस। मैं नहीं समझता कि परपेट्रेटर है कोई। आप मुझे लाहौर की कोई एक सड़क बताएं जिस पे नई मस्जिद बनी हो बड़ी सी, सड़क को और वो सड़क के अंदर सड़क को टेढ़ा कर दिया हो। कराची में कोई पूछने वाला नहीं है। SM लॉ कॉलेज है जो कि बड़ा तारीखी कॉलेज है, उसके पीछे एक मस्जिद बन रही है। वो मस्जिद की का जो एंड है वो फुटपाथ पे निकल रहा है और 4 मंजिला बिल्डिंग है और शायद वो बिल्डिंग प्लॉट है जो है वो बंस गार्डन का प्लॉट है। मेरा ये सवाल है कि किसी बंदे ने कराची के किसी माई के लाल ने नहीं कहा ये कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है? ठीक था भाई, अब मैंने जो कहना था कह दिया। मेरे अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कराची के लिए, आपके अंदर भी है, सोल्यूशन दे दें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि आपने सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली और कराची के मामलात पर ये लोग बार बार ये बात जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, निकालना चाहिए और ये रियली हकीकत है। मगर जो मैंने बात की थी कि मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक जेनोसाइड की हद तक हमें नहीं बात करनी चाहिए, फॉर द रीज़न कि मेरा ये व्यू है कि मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि जिस चीज़ को फिर अगर आप करें तो इसको आखिर तक ख़िताम पे पहुँचाएं। इकोनॉमिक जेनोसाइड का मतलब ये होता है कि कोई परपेट्रेटर है जो ये कर रहा है। जेनोसाइड हमेशा जेनोसाइड का एक परपेट्रेटर होता है जो करता है। बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे ये बता दें कि परपेट्रेटर कौन है? बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं सवाल को ओपन रख रहा हूँ। परपेट्रेटर आर्मी है, परपेट्रेटर सिंध गवर्नमेंट है, परपेट्रेटर पंजाबी अरोगेंस है, कौन परपेट्रेटर है? या मुल्क के बाहर से, या बाहर से तो नहीं आता। ये तो लोकल मसला है यार, बाहर से क्यों आएगी ये कराची? ये तो हमारे घर का मसला है ना यार। नहीं सर, नहीं देखिए, अगर हम आपस में कराची के सेटल नहीं करते तो परपेट्रेटर तो ये तो मानना पड़ेगा कि कराची की इकोनॉमिक जेनोसाइड जो मैं समझता हूँ अभी नहीं है। तो इकोनॉमिक जेनोसाइड का अगर आपने एक दिन फैसला कर लिया कि कराची इकोनॉमिक जेनोसाइड है तो फिर परपेट्रेटर ढूंढना पड़ेगा और परपेट्रेटर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि जो जेनोसाइड का दुनिया में UNO का कन्वेंशन है 1948 का, और उसका जो आर्टिकल 2C है वो कहता है कि इसमें इकोनॉमिक जेनोसाइड भी आती है। समझ आई बात? और कहाँ हो चुकी है वो जी? अच्छा आगे सुने ना। और अगर इकोनॉमिक जेनोसाइड पर मेरा जैसा बंदा कन्विंस हो गया ना तो मैं फिर अगला एक्शन भी ले लूँगा। अगला एक्शन ये होता है कि फिर आप जाकर उसकी शिकायत करते हैं UNO में। क्या आप मुझे उस जगह पे ले जाना चाहते हैं? नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इकोनॉमिक जेनोसाइड की बात कर रहे हैं तो फिर हमें ये फैसला जरूर कर लेना चाहिए कि हम क्या करेंगे। यहाँ बैठ के सिर्फ बात करने से फायदा नहीं है। ठीक, फिर ये बड़ी खतरनाक लेवल पे जा रहे हैं बात। मगर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि तो आप कह रहे हैं डीएस्केलेट करें पहले? नहीं, मगर नहीं, चीज उस तरफ जा रही है तो इसको रोकना है और डीएस्केलेट करना है। डीएस्केलेट करना है, ठीक है। मगर ये बता रहा हूँ ये चीज उस तरफ जा रही है। बांग्लादेश का जो सेपरेशन है उसको वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिक जेनोसाइड का केस है। इसमें एक सवाल बनता है जी, खुदा ना खास्ता जी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, बगैर कराची को रिवाइव किए या बगैर कराची के क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली सर्वाइव करेगा? वो एक अलग सवाल है। अगर कराची का कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई बंदा कराची के इकोनॉमिक जेनोसाइड के ऊपर UNO में दरखास्त डाल देता है तो आप क्या करेंगे? वेरी डेंजरस। परपेट्रेटर कौन आएगा फिर? बहुत डेंजरस। मैं नहीं समझता कि परपेट्रेटर है कोई। तो ये खुद है, ये बात है। अब इसमें 2-3 चीजों को बड़ा गौर करने वाली बात है। मैं इसको ना थोड़ा सा और आगे चलता हूं। इसमें जो परपेट्रेटर है ना, अनफॉर्चुनेटली वो कराची का अपना सियासी पार्टी है जिसने कराची में 1987 से लेकर 2018 तक रूल किया है।
वो लोग, मैं उनको अच्छा या बुरा बाद में कहूँगा, मगर वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करके उन्होंने एक नेगेटिव पॉलिटिक्स कह ले, जो मर्जी पॉलिटिक्स कह ले, माइंडसेट नेगेटिव कर दिया, माइंडसेट नेगेटिव करके उन्होंने जो एक एनायंस क्रिएट की, और उनका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली वो ये था कि शहर में क्योस रहे। क्योस में वो लोग सरवाइव करते हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। वो ठीक है, हंगामा हो रहा है, गोली चल रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, परेशानी है, फजूल। अच्छा, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, उनकी लीडरशिप के अंदर शायद ये सलाहियत ही नहीं थी कि वो इतने बड़े शहर को कहीं और लेके जा सकते थे। वो शायद क्रिएट ही इसलिए हुए थे कि वो एक जो सिंध की जो मेजोरिटी पार्टी सिंधी थे उनको खत्म करने के लिए या उनको खराब करने के लिए कह लें, या जमात इस्लामी के खिलाफ, जो भी जमात इस्लामी का, वो अलग बात है। तो वो, अच्छा, वो लोग जो थे उन्होंने इस शहर में जब वायलेंस की पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया तो टेक्निकली बाय डिफॉल्ट वो परपेट्रेटर ऑफ द इकोनॉमिक जेनोसाइड बन गए। ठीक, पार्टी में मतलब बाय डिफॉल्ट पार्टी हो गए ना वो, क्योंकि उन्होंने जब इकोनॉमिक जेनोसाइड किया तो वो पार्टी के वो बन गए। मेरे उन लोगों से बड़े करीबी ताल्लुकात थे, अभी भी हैं, जानने वाले सब मेरे दोस्त हैं। मेरी एक कज़न MNA भी थी, 3 दफ़ा गए मेरे। मुझे एक दिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उस दिन हुई, और मैंने उस दिन मैंने फैसला किया कि यार देयर इज़ अ लिमिट। अली भाई, क्या हुआ कि एक बंदा, मेरे एक सगे खालू मर्डर हो गए नाज़िराबाद में, ही वॉज डॉक्टर ऑन सेक्टेरियन बेसिस। मुझे पता था वो हम लोग, हम अहले तशी हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट उस इलाके के अहले तशी थे, उनके घर में मजालिस होती एक ज़माने में तो बहुत थ्रेट थे, नहीं जुलूस निकला करते थे, वो बड़े पुराने अहले तशी थे उस इलाके के, और उस इलाके में बहुत ज़्यादा जोर था और दूसरी पार्टी का, उन्होंने उनको मार दिया, मर्डर हो गए उनका। वो बेचारे की बेटा कोई नहीं था, तो उनकी बॉडी लेकर मैं रिजविया सोसाइटी के बारगाह में आ गया, मैं और मेरा कज़न, उनके बेचारों का बेटा कोई नहीं था। तो थोड़ी देर बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा आया कि सर ये लाश हमारे परचम में लिपेटी जाएगी। कॉमन स्टोरी थी उस जमाने में। अच्छा, मैंने कहा, अच्छा, मुझे 10 मिनट के लिए समझ नहीं आई, क्यों कह रहा, क्या 5 मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आई कि मेरे से कह रहा है, मेरे से ये बात कर रहा है जिसका जानने वाला अल्ताफ हुसैन भी है, जिसका जानने वाला अनीस खान खानी भी है, जिसका जानने वाला फरूक तारवी, जो मेरे घर पे आते जाते हैं। यार मेरे से ये कह रहा है बंदा, एक सेक्टर इंचार्ज चरिया सा बंदा मुझे कह रहा है कि सर ये, अच्छा, मुझे 2 मिनट के लिए समझ नहीं आई, 10 मिनट तक मैंने क्या कह रहा है वो, नहीं सर ये बॉडी दे, बॉडी करे, किधर है बॉडी? अच्छा, बॉडी पड़ी थी उसमें जो होता है ना वॉल, जो क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोरेज में पड़ी थी। अच्छा, मैंने कहा यार ये, अच्छा, मेरा कज़न जो था ना वो उस इलाके में रहता था, मैं डिफेंस में रहता था, तो उसको कुछ समझ आ गई, उसने कहा सर ये सेक्टर इंचार्ज है और ये कह रहा है। तो मैंने रिजविया सोसाइटी का, क्योंकि मैं ट्रस्टी था उस ज़माने में, मैंने रिजविया सोसाइटी के गार्ड को, जो बल्तिस्तानी था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इसको गोली मार दो, इसको शूट हिम। आई वॉज सो एंग्री। मैंने कहा यार अगर ये अब वो कोई बात करे ना, अब ये इसने कोई बात की तो उसे शूट कर देना तुम। उसने देखा ना कि यार ये मतलब आप बताएं कि एक आदमी की बेचारा जो कत्ल हो गया, इसकी छोटी छोटी बच्चियां थी, बेटा नहीं था, उसकी बॉडी लेके बैठे हैं और वो सियासी पार्टी कह रही है मुझे कि यार बॉडी मुझे दे दे। अच्छा, उसके बाद एक और सेक्रेटरी पार्टी आ गई, उन्होंने कहा बॉडी हमें दे दें। तो हमने तो कराची शहर में बॉडियों का ऑक्यूपेशन देखा है, ठीक है ना, आपने भी देखा होगा कि बॉडी मेरी है, बॉडी मुझे दे दें। मेरे वालिद भी इस तरह की चीज से गुजरे थे। नहीं, मैं तो कुर्बानी की खाल ले बंदूक पे, कुर्बानी की खाल तो यार फिर भी बकरे की खाल है, इंसान की मांग रहे हैं, इंसान की नहीं। मैंने कहा यार तुम क्या रहे हो, तुम मुझे क्या रहे हो? अच्छा, उसको मैं तो इतना अनाय हुआ कि मैंने उससे बात करनी छोड़ दी। मेरा कजन था, उसको मैंने कहा यार उस गार्ड को बुलाओ, बल्तिस्तानी गार्ड थे हमारे पास, मैंने कहा इसको जैसे अगली दफा ये बात करे शूट हिम। अच्छा, वो भी आर्म्ड थे, और they were armed, and that was one of the strongest sector of that party, ठीक है, नहीं, they were very strong sector। मैं ये सोच रहा था कि मैं तो रिसोर्सफुल था, मेरे पास वो गार्ड भी था, मेरे पास वो भी था,
सिक्योरिटी थी रिजविया सोसाइटी की, अगर ये कोई बेचारा आम आदमी होता तो बॉडी वो तो इतना बेचारा, और बॉडी जाके, तो क्वेश्चन तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक जेनोसाइड हुई है, हो रही है, अगर आप इकोनॉमिक जेनोसाइड कहते हैं, तो इसका परपेट्रेटर वो पार्टी भी है जो पार्टी या तो नालायकी में, लाइल्मी में, या अपनी चीजों में। अच्छा, अब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। वो कहते हैं जी कि हमें ये करना था, हमने करना किया या क्यों किया, ये जो कुछ किया, उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उस पर कोई, मैं उनसे आर्गू नहीं करता उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें जो अली साहब जो चीज़ आके ना एक स्टेलमेट आ गया है, और उस स्टेलमेट को आपको सेटल करना पड़ेगा, आपको भी पाकिस्तानी को सेटल करना पड़ेगा। लाहौर की मेट्रो बनती है, चीफ मिनिस्टर बनाता है, बिल्कुल ठीक। पेशावर की मेट्रो बनाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रंटियर, बिल्कुल ठीक। कराची की मेट्रो फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनाए? चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध क्यों नहीं कहता कि मेट्रो हम बनाएंगे? उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं, सवाल देखिए ना, अगर आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, आपके सारे सवालों का मतलब हाजिर हो जाएगा। मैंने सिंध गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं, ठीक है। मुझे 15 मई को बुला के जरदारी साहब ने कहा 2013 में, मिस्टर सैदी, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, वी नो यू, बट यू आर नॉट फिट टू बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध। केयरटेकर थे आप? हाँ, केयरटेकर फाइनेंस, केयरटेकर। आप मुझे सिंध का एक फाइनेंस मिनिस्टर बता दें जो कभी नॉन सिंधी रहा हो स्पीकिंग। चलो चीफ मिनिस्टर पे तो आप बात करते हैं ना, आप चीफ मिनिस्टर पे तो बात करते हैं, चलो सिंधी स्पीकिंग होना चाहिए। कोई एक बड़े फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं जो कभी नॉन सिंधी स्पीकिंग रहा हो, या कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर बता दें जो कभी कराची का रहा हो पिछले कोई 30 साल से। तो पिछले कोई 15 साल से तो सीएम खुद फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना, तो अब सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जब इतना बड़ा शहर है तो आप ये क्या खेल खेल रहे हैं, क्या खेल खेल, कौन ये खेल खेल रहा है? अच्छा, अब मैं इसकी एक और डायमेंशन बताता हूँ आपको। आप बहुत खतरनाक सवाल छोड़े जा रहे हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये वाले इस एस्पेक्ट से किसी ने देखा नहीं है, और आप बड़े इंटरेस्टिंग और डेंजरस सवाल छोड़ के जा रहे हैं। मतलब छोड़ रहे हैं, यानी कि लोग तो हम तो इस एस्पेक्ट से देखते हैं ना, गली रोड मोहल्ला। हाँ। आप बड़ी जबरदस्त मैक्रो बात कर रहे हैं, और ये सोचने की बात है कि एक आपने पार्टी की बात की, मैं समझता हूं कि खाली उसको ब्लेम ना करें। हाँ। मैं समझता सबको ब्लेम करें। हाँ, सबको ब्लेम नहीं, मैं इसलिए ब्लेम उनको कर रहा हूं कि वो नहीं, मैं इसलिए ब्लेम कर रहा हूं उनको कि वो उनके पास ओनरशिप थी, उन्होंने ओनर देखिए ना। अगर मैंने किसी इसको कैमरामैन को तो नहीं की ना, मैं तो उसको किया ना, इसके पास पावर थी। ठीक है, चले। और मैं ये भी नहीं मानता कि वो फायरिंग करते थे और पीछे वालों को पता नहीं था। अच्छा, अब मुझे एक तीसरी बात बताएं कि दुनिया का कौन सा शहर है जिसकी आबादी 3 करोड़ है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन रेंजर के हाथ में है? कब तक है, कब तक रहेगी? इसका जवाब है आपके पास कोई? तो क्या रेंजर के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन रहकर कोई शहर तरक्की कर सकता है? देखिए, रेंजर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स नहीं है, नाइदर दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। तो आपने रेंजर क्यों बिठाई हुई है कराची में? मैं ये नहीं कह रहा गलत बैठी है, रेंजर बिठाने का कोई क्वेश्चन हो रहा है इस वक्त? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने पिछली दफा प्रोग्राम में कहा कि एफबीआर पे आपने कहा ना मैं कसूरवार हूं, याद है आपने कहा? खान साहब ने आपको कहा था। मैं आपको ये रेंजर की कहानी बताता हूं, उसमें मैं भी अपने आप को कसूरवार कहता हूं, क्योंकि जब हमारी हुकूमत ने भी जब भी ये बात हुई कि रेंजर हटानी है, सबसे ज्यादा अपोज मैंने किया। उसकी वजह पता है क्या आपको? आपकी बात 200% ठीक है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक पैरामिलिट्री फोर्स नहीं चलाती ना शहर, इट हैज टू बी ए सिविलियन। लेकिन हमारी पुलिस जो सिंध एडमिनिस्ट्रेशन की, सर अली भाई, तो आपकी बात ठीक है, इसका ये इलाज नहीं है कि आप रेंजर बिठा दें और जिला कोर्ट का हॉस्टल उनके हवाले कर दें। अच्छा, मैं तो एग्री कर रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन अब आगे चले। उसके बाद तीसरी जो आपने इस शहर के अंदर तबाही फेरी, वो ये तबाही फेरी कि आप मुझे लाहौर की कोई एक सड़क बताएं जिस पे नई मस्जिद बनी हो, बड़ी सी सड़क को, और वो सड़क के अंदर सड़क को टेढ़ा कर दिया हो। कराची में कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक। कराची में जो SM लॉ कॉलेज है, जो कि बड़ा तारीखी कॉलेज है, उसके पीछे एक मस्जिद बन रही है, ठीक है। वो मस्जिद का जो एंड है वो फुटपाथ पे निकल रहा है, और 4 मंजिला बिल्डिंग है, और शायद वो बिल्डिंग प्लॉट है जो है वो बंस गार्डन का प्लॉट है।
मेरा ये सवाल है कि किसी बंदे ने कराची के किसी माई के लाल ने नहीं कहा ये कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है? कराची के अंदर नहीं, सुने, कराची के अंदर बीठा राम हॉस्टल के अंदर मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। मुझे ये समझाएं कि ये जो आपने, अच्छा अब आपको मैं दो चीजें बताता हूं। जब आप कहते हैं ना कि इकोनॉमिक जेनोसाइड हुई है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि कराची में हर बड़ी आबादी के साथ एक कच्ची आबादी है, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। कराची में 3 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, एक सिंधी, एक उर्दू स्पीकिंग, सबसे ज्यादा एक उर्दू स्पीकिंग, और एक पठान पंजाबी। पठान अलग करें, बहुत नहीं चले, पठान पंजाबी कह, पंजाबी पठान रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की कराची की हर मेजर एंट्रेंस पे पठानों का एक आर्म्ड कंट्रोल है। आप एंटर नहीं कर सकते कराची नहीं, क्यों ये क्या कहानी है? तो पठान आबादियां इत्तेफाक से नहीं, इत्तेफाक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में, इसलिए वो सारी जगह इत्तेफाक नहीं है, वहां असला है था क्या सुराबगोड़ से आप नहीं, वो तो पुराना है। नहीं, आप मुझे कहा, नहीं आप मुझे बताएं कराची में स्कीम नंबर 33 क्यों नाकाम होती है? इसलिए कि सुराबगोड़ से गुजरना पड़ता है आपको। कराची में नॉर्दर्न बाईपास क्यों नहीं चलता? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं किसी के खिलाफ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जो आबादियां आपने बनाई हैं, इज देयर एनी मेथड इन मैडनेस? मैडनेस इज दिस मेथड? वो ऐसे होता अगर आप मैं नेगेटिव हो जाऊं ना आज, अगर मैं नेगेटिवली सोचना शुरू कर दूं, तो मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये एक साजिश है। कटी पहाड़ी क्यों बनी पता है आपको? आप इस खैर के एमएनए हैं, आपको पता है कटी पहाड़ी क्यों बनी थी? बताएं। मतलब वो तो रास्ता देना था ना, पीछे से घूमने के जाने के बजाय बीच में से किसको शॉर्टकट मिल गया ना रास्ता। किसको रास्ता देना था? रास्ता देना था उर्दू स्पीकिंग औरंगी के बिहारियों को विद दी नाजाबाद बिहारी, नाजाबाद उर्दू स्पीकिंग। अब आपको मैं एक और बताऊं, आप फिर आप हैरान हो जाएंगे, गिजरी का फ्लाईओवर क्यों बनाया? क्योंकि वो दिल्ली कॉलोनी, वो पंजाबी सारा उधर लड़ाई ये हो रही थी। क्या दिल्ली कॉलोनी का फ्लाईओवर क्यों बनाया? वो ट्रैफिक से बचने के लिए। नहीं, गिजरी का फ्लाईओवर इसलिए बना है कि दरमियान में एक सिंधी आबादी थी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती थी हंगामे में। समझ आई बात? तो आप मेरे से क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? क्योंकि मैं इस शहर को आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं। आप मैंने रहे नहीं, देखिए मगर मैं इस शहर को ना आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैंने इस शहर की दूसरी तरीके से, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये सारा खेल जो खेला है, ये सारा चेस बोर्ड जो बनाया है, चेस बोर्ड, ये चेस बोर्ड जो है ना आपने बना दिया, ठीक है। अब ये चेस बोर्ड एक लावे की तरह पक गया है। 3 करोड़ आबादी का चेस बोर्ड है, ठीक है। अब इस चेस बोर्ड को आपने सेटल करना है। आपकी अपनी पॉलिटिकल व्यू होगा, आपका अपना पॉलिटिकल डायमेंशन होगी, मगर मैं फोर्सिएबल फ्यूचर में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देख रहा जो इंटीरियर सिंध और अर्बन सिंध में दोनों जगह पर पावर में आ जाए। मेरे फोर्सिबल हो सकता है बाद में कभी आ जाएगी। तो हमेशा चीफ मिनिस्टर इंटीरियर सिंध से आएगा और उसकी जो केस हिस्ट्री है वो आपके सामने है, गलत या सही, वो बेचारा अच्छा है या बुरा है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने नहीं वो नहीं, उसकी अपनी केस हिस्ट्री है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो बेचारा भी मजलूम है, उसका वो तो रहता ही डिफेंस में, बच्चे भी पढ़ते हैं, जाता भी डिफेंस में, मगर जाके वो इलेक्शन 7 से लड़के वापस आ जाता है। ठीक है ना, खत्म हो गई बात। सारे यहाँ रहते हैं डिफेंस फेज 8 में, 6 में। नहीं, अब 8 बहुत बड़ा हो गया। अच्छा सुनिए, अब आपको मैं एक और कहानी सुनाता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। हुआ ये कि मेरी फैमिली ने एक जॉइंट वेंचर कर लिया एक जगह पर इंटीरियर सिंध में, एक बंदे के साथ, एक शुगर मिल में। उसने मुझे तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी सिक्योरिटी की, कि ये हो जाएगा। अच्छा, क्या हुआ कि एक दिन वो मेरे पास आया, तो एक बेचारा बहुत ही इंतहाई शरीफ और इंतहाई मासूम और दुबला पतला MPA ऑफ सिंध डिफेंस सैयद अख्तर बिलग्रामी के पास बैठा हुआ था।
ये तो एमक्यूएम के थे, एमक्यूएम के, बहुत दुबले पतले से, बहुत पुरानी बात है, शरीफ से आदमी थे, पुरानी बात है। तो उन्होंने उसने मुझे एज यूजुअल फिर कोई धमकी दी। अख्तर मलिक रामी साहब जब सुना तो बहुत शरीफ आदमी नहीं था वो? नहीं, उसने कुछ बोला नहीं। सर मसला क्या है? तो उसने मुझे पूछा कि सर ये कौन है? मैंने कहा सर ये आपके इलाके का, जहां आप रहते हैं ना, जहां आप रहते हैं डिफेंस में, ये उसका एमपी है। आप अली साहब बिलीव करें, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। उसके बाद उसने मुझे कभी धमकी नहीं दी, वो ठीक हो गया। उसने मुझे उस वाक़े के बाद कभी धमकी नहीं दी। मैंने कहा, उसने पूछा ये कौन है? मैंने कहा यार ये जिस इलाके में आपका घर है ना, उस इलाके के एमपी है। आप पता क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए मैं बताता हूँ आपको जाके। जब्बर भाई आप ही कह रहे हैं। हाँ क्या? आप ये कि ट्राइबल सोसाइटी है। देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि वो जो पहले आपको धमकी दे रहा था वो ये समझ रहा था कि आप खुद बात पे हैं। अच्छा मैं आपको एक स्टोरी सुना। अरे ये गलत है। नहीं बिल्कुल, वो क्या समझ रहा था? वो यही मेरी बात सुन लेना, मैं आपको एक बिल्कुल इसी के एक स्टोरी से जवाब दे देता हूँ। हम कॉलेज में थे जी। जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी आपको पता है ये होती हैं, ये उस वक्त बैंड थी 84-85 में डीजे कॉलेज में वो बैंड थी, ये क्या स्टूडेंट यूनियंस, लेकिन होती थी एपीएमएसओ और एनएसएफ और जमाती इस्लामी की और पीएसएफ, सबकी अपने अपने, और एनएसएफ सब भी आपस में, अब इनकी लड़ाई वड़ाई भी होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही शरीफ पप्पू सा बच्चा था, ओके, तो वो उसके दोस्त की एक 4-5 पिटाई लगा रहे थे। वो बहुत ही शरीफ मासूम सा था, हम कैंटीन में देख रहे थे, वो शरीफ मासूम सा गया, उसने रोकना शुरू किया तो 2-3 थप्पड़ उसको भी पड़ गए। वो मैं नाम नहीं ले, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो लड़के थे। तो वो रोता राता घर चला गया और वो आके आराम से कैंटीन में बैठ गया, उन्होंने पैटीज ये वो खाना शुरू किया। अगले ये अब उस जमाने में मोबाइल तो नहीं थे, अगले दिन वो कॉलेज आया तो वही लड़का जो कि ऐसे चलता था, जिसके मुंह लाल कान थपाड़े हो गए थे, वो ऐसे करके चल के आ रहा था यूं। हाँ, हम बैठे, हमने कहा ये कल तो मार खाई है इसने और ये आज ऐसे चल के आ रहा है। कोई 2.5-3-4 मिनट के बाद उसके पीछे 2 कराची पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स की 2-4 बसें आई, उसमें से यूनिवर्सिटी के लड़के उतरे और लड़के उतरने कहा हाँ भाई कौन सा जिसने इसको कल मारा है। पता चला जो उसका कजन कुजन था बड़ा, वो भी एक जमात का बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर था कराची यूनिवर्सिटी में। तो जिन्होंने मारा था वो अपोजिशन जमात के थे। उन्होंने कहा यार इतना बड़ा नाम इधर आ गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मारे सुन। उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा 2 साल उसने पूरे आराम से इंटर करके निकल गया, ना कभी उसको किसी ने कुछ बोला ना कभी, लेकिन उसकी दहशत थी। और अगर आप उसको देखें इतना ना ज़्यूमिंग था, लेकिन उसकी दहशत थी। नहीं मैं आपसे, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो पावर टॉप की पावर वाली बात है ना। नहीं मैं आपसे, तो वो डर गए। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। तो इस तरह तो सोसाइटी नहीं चलेगी। मेरा सवाल है कि जो ट्राइबलिज्म सिंधी स्पीकिंग लोगों ने इंटीरियर में शुरू किया हुआ है, वो आज से नहीं, हमेशा से। सुन लो ना बात, तो मैं क्यों नहीं डिफेंस में स्टार्ट कर दूं? सर वो खत्म करना चाहते हैं नहीं ना, आप बताएं ना, फिर मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर दूं? बंस रोड से और दिल्ली कॉलोनी से बंदे तो कम नहीं है ना हमारे पास भी, है ना? यानी क्या? नहीं आप बताएं ना, बंस रोड कितना दूर पड़ता है? ये काम हमने करना नहीं है नहीं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली कॉलोनी से डिफेंस फेज 5 में पहुंचने में कितनी देर लगती है? 3-4 मिनट। 3 मिनट, ठीक है। अब तो फ्लाईओवर ही बन गया है, ठीक है ना? तो अगर वो आके 5 फायर मार के चले जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितने एमपीए में नहीं रह सकते हैं? तो ये गड़बड़ है ना सर। नहीं गड़बड़ की बात नहीं है, तो क्वेश्चन है इसके पहले ये डिसाइड करें कि रूल ऑफ गेम क्या है। फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलनी है, लेकिन आप एक बंदा हॉकी खेल रहा है, एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है। ये तो एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है, एक हॉकी खेल रहा है। वो बेचारा फुटबॉल लेके आ रहा है, हॉकी तो रहा है। तो ठीक है ना, पहले ये फैसला करें कि फुटबॉल खेलनी है, हॉकी खेलनी है, ठीक है ना? तो अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो फुटबॉल और हॉकी हो रही है, अच्छा इनको ये बात समझ नहीं आ रही। मेरे सारे दोस्त हैं, मतलब सारे मेरे इंटीरियर सिंध वाले भी मेरे दोस्त हैं सारे। मैं इनको समझाता हूँ कि चंदा, तुम्हारे बच्चे, लड़कियां, बच्चे तुम्हारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और ये हमेशा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी। हमारी का मतलब ये है कि गोली मार से जो इलेक्ट होगा ना, वो होगा उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग मैक्सिमम, वो कभी सिंधी स्पीकिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, इसी तरह लाड़काना से शब्द इलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक। तो ये एक डिवीजन गलती या गलत या सही जैसे भी है,
ये एक है। अब इसको सेटल करना है। इसमें अगर आपने नंबर गेम खेलना है कि जी मेरे 34 MNA हैं और तुम्हारे 22 MNA हैं तो मैं इसलिए पावर में रहूंगा, तो फिर ये शहर तबाह हो जाएगा। शहर तबाह नहीं होगा, प्रोविंस तबाह होगा। प्रोविंस तबाह होने के बाद मुल्क तबाह हो जाएगा। और कोई बंदा, मैं फिर कह रहा हूं, कोई पागल का बच्चा इकोनॉमिक जेनोसाइड का केस लेके UNO में चला गया तो फिर आपका अजाब आ जाएगा। और ये जो आप एक पार्टी से भुगत चुके हैं इस शहर में, जो अभी दोबारा जिंदा हो गई है किसी तरीके से, उसको उस जैसी पार्टी को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी, कोई और बन जाएगी, ऐसी और कोई पार्टी बन जाएगी। तो ये रास्ता नहीं है। अब ये रास्ता नहीं है, मगर इसमें अली साहब ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लोग पिंडी में बैठे हैं, उनको सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम का इदराक नहीं है। जो मैं और आप, जब मैं सुबह अपने दफ्तर से उतरता हूँ, जो फुटपाथ है मेरा, जो वहाँ कूड़ा है या कूड़ा करकट है, मैं कल SIUT जा रहा था अपने जहाँ हम 600 डायलिसिस रुफत करते हैं, वहाँ गली में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ था रास्ते में। तो मैं सोच रहा था यार मैं 600 डायलिसिस करता हूँ, यहाँ सुबह शाम आता जाता हूँ, ये क्या शहर है जिसने ये कौन सा शहर है जिसमें इतना कूड़ा है। तो ये सारा, आपको सिर्फ एक बात बता दूं, खता कलामी माफ, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, आप अपने पैसों से वो कूड़ा नहीं उठा सकते। हाँ ये मुझे पता है, वो उठाने नहीं देंगे, ये मुझे पता है। अच्छा, अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग का झगड़ा नहीं है, ये कराचीआइट अर्बन सिंध और नॉर्थ का झगड़ा है। मगर जब आप इसको हल नहीं करेंगे ना, तो ये एथनिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। शब्बर भाई, यहाँ हम तीसरे सेगमेंट पे जाएंगे जो कि कल रिलीज होगा। इसमें हम अब बात करेंगे, हमने सारी माइक्रो और मैक्रो चैलेंजेस बता दिए। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एंड पॉजिटिव्स ऑफ कराची। तो ये जरा अगले सेगमेंट में हम करते हैं।